तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि मेरा वीडियो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आते रहते हैं और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हम लेकर आए हैं 15 क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मेरा पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है। आपका फूलों की घाटी में, दोरांग की घाटी में, शांत की घाटी में, सुरमा की घाटी में। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये कहाँ पर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, शांत की घाटी में। क्योंकि आपका जहाँ पे अधिक वर्षा पाया जाता है केरल के क्षेत्र में पाया जाता है। जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जहाँ पे अधिक वर्षा होगी वहाँ पे क्या होगा, आपका अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब कि अनेक प्रकार की जीव पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के आपके वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक, तो अब जो फूलों की घाटी है तो आपका उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड का आपका ये भाग है। बाकी दोरांग घाटी से यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है लेकिन उतना खास नहीं पाता जितना यहाँ पे शांत घाटी में पाया जाता है। बाकी आपका जो सुरमा की घाटी है ये तो आपका असम और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है और ये चाय उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है सुरमा की घाटी। ठीक, तो आपका हो गया। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 21 क्या है। 21 कह रहा है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। अब देखिए क्या असत्य पूछ रहा है, क्या गलत है। तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नीले ज्वाला के साथ जलने वाला, उच्च ऊष्मीमान। तो देखिए क्या है कि जो हमारा एलपीजी है एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, ये स्वच्छ ईंधन मतलब जो कि अच्छा उत्सर्जन दे सके। ठीक, आपका आपका ये जो लकड़ी है आपका उससे कम कार्बन उत्सर्जन करता है। ठीक, तो इसलिए ये आपके स्वच्छ ईंधन के रूप में आएगा। स्वच्छ ईंधन वही होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम हो। बाकी आपका मीथेन, तो देखिए यही जो मीथेन है यही आपका असत्य है, क्योंकि इसमें बात कर रहा है कि मीथेन उत्सर्जन करने वाला। तो मीथेन एलपीजी मीथेन नहीं होता, क्योंकि मीथेन खुद एक प्राकृतिक गैस है। ठीक है, जो कि गोबर गैस, सड़े गले चीज़ों में पाया जाता है। इसमें मीथेन गैस उत्सर्जन करने वाला नहीं होता है, बल्कि इसमें आपका जो एलपीजी में क्या होता है, आपका प्रोपेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एलपीजी गैस में किनका किनका मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि मीथेन उत्सर्जन करने वाला ये असत्य है। बाकी नीले ज्वाला के साथ चलता है, आप लोग देखे होंगे, उच्च तापमान भी होता है। ठीक, देखें। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि आपका पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं और कौन कौन हैं। तो पौधे और जंतु, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, उत्पादक उपभोक्ता, जैविक अजैविक पदार्थ। ठीक, तो देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें सबसे पहले क्या आपका होता है कि इसमें जैविक अजैविक दोनों आते हैं। ठीक, जैविक और अजैविक मिलकर ही पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। अजैविक मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा आपका 4, यानी कि जैविक और अजैविक। जैविक में क्या क्या आ जाएंगे, आपका सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। ठीक, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे और कुछ विषाणु जीवाणु। ठीक, विषाणु जीवाणु आ जाएंगे। अब फिर अजैविक घटक में क्या आ जाएंगे, जैसे ताप, ठीक, सूर्य, जल। ठीक, ये सब क्या हैं, अजैविक कारक हैं जो कि आपका किसी न किसी जीव के आपका अपघटित करते रहते हैं। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा जैविक घटक। बाकी जो उत्पादक और उपभोक्ता है ये तो केवल आपका एक श्रृंखला के कड़ी हैं, और ये भी एक श्रृंखला कड़ी है। जंतु इसमें तो पौधे जंतु इसमें केवल जैविक दिया है, अजैविक तो दिया ही नहीं है। तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है हमारा कि मकर रेखा है तो क्या है, 23.5 अंश, 23 अंश दक्षिणी और 23.5 अंश दक्षिणी, 23.5 अंश नॉर्थ। तो यानी कि देखिए इसमें क्या है कि आपका जो पृथ्वी है, ऐसे मान लीजिए गोल है, तो बीचों बीच से क्या जाता है आपका क्या, भूमध्य रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा। और इसके क्या हो जाता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, 23.5 अंश दक्षिण। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि आपका ऊपर होता है उत्तर दक्षिण। ठीक, आपका 23.5 अंश, यानी कि यहाँ पे जो रेखा होगा इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, और जो उसके ऊपर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में होगा, उत्तरी गोलार्ध में, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर इसका हो जाएगा 23.5 अंश दक्षिणी। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ठीक, इकोसिस्टम आपका किसने किया। तो आपका जाएगा डॉक्टर R.D. मिश्रा, डॉक्टर विटाकर, डॉक्टर उडम, डॉक्टर A.G. टांसले। तो कौन किसने किया था इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग। तो आपका देखिए जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर A.G. टांसले, जो कि 1935 में उन्होंने इकोसिस्टम को पहले शब्द से बोला कि ये इकोसिस्टम शब्द दिया उन्होंने। ठीक, जो आपका
जो डॉक्टर मिश्रा हैं, ठीक, डॉक्टर R.D. मिश्रा है, ये क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक, इसको या जनक यहाँ पे लिखते हैं, इनको जनक कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र का। देखो, नाम देना अलग होता है और उसको उसकी उत्पत्ति करने वाले का बात अलग होता है। ठीक है, तो बाकी जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर R.D. मिश्रा को, बाकी जो सर्वप्रथम प्रयोग किए शब्द का तो डॉक्टर A.G. टांसले ने किया था। ठीक, और जो आपका डॉक्टर विटाकर थे, विटाकर मतलब कि क्या है, वर्गीकरण का सिद्धांत दिए थे, जिसमें आपका होता है कि अलग अलग जीव अलग प्रकार के वर्गीकरण का सिद्धांत दिए थे। और आपका जो डॉक्टर उडम है, ये आधुनिक, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा, आपका कभी पूछ देता है कि आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो यही डॉक्टर उडम है। ठीक, तो ऐसे पूछ दिया जाए कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो जनक हैं किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर R.D. मिश्रा को। यदि आधुनिक में पूछ दिया जाए तो डॉक्टर उडम। और आपका वर्गीकरण किसके थे, तो डॉक्टर विटाकर। और आपका जो इकोसिस्टम का प्रयोग किसने किया था शब्द का, तो डॉक्टर A.G. टांसले। ठीक, बाकी आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर हम। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ठीक, तो हमारा उत्तर है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पे है, तो देखिए, आपका जो आर्सेनिक मतलब कि जो इसका जो सूत्र होता है AS होता है। ठीक, आर्सेनिक यानी ये प्रकार का आपका धातु है, तो इसकी मात्रा जहाँ पाई जाती होगी तो उसका जल प्रदूषण वहाँ पे होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है आपका कि ब्लैक फूट, जिसमें कि ऊतकों का नष्ट होना, यानी जो ऊतक होते हैं उनका नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे कि लोग बीमार होने लगते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो इसका क्या है कि ज़्यादातर आपका जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ पे पाया जाता है, जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक, आपका ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है, जो मिलान होता है, मैदानी भाग होते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है वहाँ पे इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। और उसके जो भूजल है, ठीक है, जो भूमिगत जल है उसमें पाया जाता है, जो वहाँ के लोग पीते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा इन लोगों का प्रभाव रहता है। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश में यहाँ पे नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब आपका हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्यों। निम्न दाब प्रभाव से, रेन शैडो प्रभाव से, उच्च तुंगता प्रभाव से। तो आप लोग बताइए किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये आपका रेन शैडो प्रभाव से। तो रेन शैडो प्रभाव क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे पहाड़ है, ठीक है, कोई पहाड़ है, तो एक तरफ से क्या होती है कि हवाएं चलती हैं, टकराती हैं, ठीक, ऊपर उठती हैं, ठीक, ऊपर उठती हैं, तो ये ठंडी होकर क्या होती हैं, बारिश कराती हैं। ठीक, बारिश होती है, तो एक तरफ तो बारिश होती है, ठीक है, लेकिन जब ये हवाएं उतर के जब ऐसे नीचे आती हैं तो क्या होता है कि अब नीचे आएंगी तो तापमान बढ़ेगा। ठीक, तापमान बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर उठने पे तापमान घटता है, नीचे आने पर तापमान बढ़ता है। जब टकरा के नीचे हवाएं उतरती हैं तो इनका तापमान बढ़ता है, जिससे कि इस आसपास की जो नमी होती है ये हवा क्या होती है, सोख लेती है इसी में। तो क्या होता है, इस पार वर्षा नहीं होती है। ठीक है, इसी का होता है इस पार वर्षा नहीं होती है, तो इसी प्रभाव को बोलते हैं रेन शैडो प्रभाव। तो ये जो आपका पश्चिमी घाट का दक्कन शुष्क है तो इसी भाग में पड़ता है, इस टाइप का, इधर आपका नहीं। तो इधर क्या होता है, इसी के कारण से यहाँ पे शुष्क हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं रेन शैडो प्रभाव। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। बाकी जो निम्न ताप प्रभाव क्या है, इस तो वाष्पीकरण संबंधित है। दाब का भी प्रभाव किस पे, हवा की गति पे निर्भर करता है। जहाँ अधिक दाब होगा, जहाँ कम दाब होगा, हवा उधर की चलेगी, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा चलती है। अब उच्च तुंगता प्रभाव क्या होता है कि यानी कि जैसे जैसे हवा ऊपर चढ़ेगा उसका तापमान कम होता चला जाएगा और क्या हो जाएगा, संघनित होकर भारी वर्षा करेगी, तो इसी को बोलते हैं उच्च तुंगता प्रभाव। तो अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, जो आपका वन्य जीव है वो कब पारित किया गया था, इसका सीधा सवाल है 1972 में। ठीक, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, 1972 में आपका पारित किया गया था। अगला प्रश्न में चलते हैं हम। का वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, क्या कहलाती है, सूर्यातप, ऊष्मा बजट, सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा। ठीक, तो क्या कहलाती है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो सौर विकिरण क्या है, यानी कि सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है, ठीक, उसे आते हैं। तो प्रति इकाई का मतलब क्या होता है कि यानी कि मान के चलिए 1 मीटर का लंबाई चौड़ाई का क्या कोई क्षेत्र एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपका वर्गाकार है। तो ये मान के चलिए कि अब यहाँ पे आपका सूर्य है, तो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत इसी क्षेत्रफल पे कितना पड़ रही हैं, ठीक है, तो लंबवत पड़ रही हैं, उसी को क्या बोलते हैं आपका प्रति इकाई, यानी कि सौर विकिरण की उसी को क्या बोला गया है, सौर स्थिरांक। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सौर स्थिरांक।
ठीक। और इसका जो मान है आपका 1.361 किलोवाट आपका वर्ग प्रति मीटर, क्योंकि ये वैज्ञानिकों द्वारा मानक एक रख दिया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं सौर स्थिरांक। ठीक, एक मानक रख दिया गया है। तो आपका इसका मान कभी पूछ देता है कि आपका सौर स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 1.361 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर। ठीक। और बाकी जो सूर्यातप क्या है, यानी कि जो मान के चलिए सूर्य है और ये पृथ्वी है। ठीक, तो सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसी को क्या बोलते हैं आपका सूर्यातप, यानी जो ऊर्जा जिसको मिलती है तब उष्मा, उसे बोलते हैं सूर्यातप। अब ऊष्मा बजट क्या है, यानी कि ऊष्मा बजट क्या है कि आपका जो पृथ्वी है और जो सूर्य है, पृथ्वी जो भी ऊष्मा अवशोषित करती है, ठीक, आपका जो भी प्राप्त करती है, फिर कुछ वो क्या ऊष्मा रिफ्लेक्ट करती है, यानी परावर्तित करती है, यानी कि आपका जो संतुलन जो सोखती है और जो परावर्तित करती है उसी को संतुलित रूप को बोलते हैं ऊष्मा बजट। ठीक है। बाकी जो सौर ऊर्जा है तो जानते हैं कि कुल ऊर्जा जो प्राप्त होती है सौर ऊर्जा जो पैनल से, ठीक, तो कुल ऊर्जा प्राप्त होने वाली को सौर ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। अब फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो क्या है, जर्मनी, आपका USSR, फिर USA, फिर यूनाइटेड किंगडम। तो किससे लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो ठीक, तो ये आपका जो मौलिक कर्तव्य है आपका USSR, यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। रूस से लिया गया है, सोवियत संघ। ठीक, आपका लिया गया है मौलिक कर्तव्य। बाकी जो आपका जर्मनी है, जर्मनी से आपातकाल लिया गया। आपातकाल में जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको कैसे रद्द किया जाता है, निलंबित किया जा सकता है, उससे लिया गया है। बाकी जो हमारा USA है, ठीक, USA से मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार। अब देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक, मौलिक अधिकार क्या होता है, किसी राज्य या देश के द्वारा जो हमें मिलता है अपना व्यक्तिगत, ठीक, मिलता है। और मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि हमारा दायित्व बनता है कि हम राज्य और सरकार के प्रति हम अपने जो हमारा कर्तव्य है उसको करना है। इसलिए मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार दोनों में अंतर है। ठीक। बाकी जो यूनाइटेड किंगडम है यहाँ पे संसदीय प्रणाली लिया गया है। ठीक, और एकल नागरिकता के संबंध में लिया गया है। ठीक, तो आप बाकी हमारे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा USSR से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो कौन सा होता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, जीवाणु, मांसाहारी। तो जो हमारी जो खाद्य श्रृंखला है उसका सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मांसाहारी। ठीक है, क्योंकि जो श्रृंखला है एक क्रम में चलता है। ठीक, आपका क्रम में चलता है, यानी कि सब पहले अगर आपका आता है आपका ये उत्पादक आते हैं। ठीक, उत्पादक आते हैं और फिर क्या आते हैं आपका शाकाहारी आते हैं। ठीक, फिर मांसाहारी आते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्रम चलता है। तो इसका जो सबसे उच्च स्तर है मांसाहारी है, सबसे निम्न स्तर क्या हो जाएगा इसका आपका उत्पादक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए शाकाहारी नहीं आएगा, ये तो बीच का है, शाकाहारी मांसाहारी यानी ये भी दोनों बीच के हैं। ठीक, जीवाणु हैं, ये तो अपघटक हैं। ठीक, अपघटक हैं, ये जीवाणु आएगा नहीं, मांसाहारी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। ठीक, पृथ्वी का पास का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के जो सतह है, यानी कि मान के चलिए ये आपका नीचे ज़मीन है, इस सतह पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, इस सतह पे रहते हैं, तो इसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा परत है। पृथ्वी के पास का मतलब ये होता है, पृथ्वी के पास मतलब बगल वाला नहीं। ठीक, यानी उसका जो क्योंकि वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल लेयर बाई लेयर है। ठीक, लेयर बाई लेयर है। तो जो धरातल है जिस पे हम रहते हैं, धरातल से जस्ट ऊपर कौन सा लेयर है, उसके फिर ऊपर कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है, तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका सबसे पास में कौन सा है, संताप मंडल है कि आयन मंडल है कि मध्य मंडल है कि क्षोभ मंडल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी कि जो धरातल होता है धरातल के जस्ट ऊपर क्या है आपका क्षोभ मंडल पाया जाता है। ठीक, इसी में क्या होता है कि जो आसमानी गतिविधियाँ होती हैं, बिजली गरजना वर्षा भारी सब होते रहते हैं, आसमानी होता है। फिर इसके आपका जस्ट ऊपर क्या रहता है आपका संताप मंडल होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका ओजोन परत है। ठीक, ओजोन परत है और जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं इसी में उड़ते हैं संताप मंडल में। ठीक, जो आयन मंडल होता है ये उसके ऊपर है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि रेडियो तरंगें, जैसे कि जो हम फ़ोन ऑन करते हैं, टेलीविज़न चलता है, तो जो किरणें जो रेडियो टकरा कर वापस आती हैं पृथ्वी पे, तो इसी मंडल से टकरा कर आती हैं। बाकी मध्य मंडल में आपका उल्का पिंड जो होगी, जैसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो जलती हुई नीचे आता है, तो क्या है उल्का पिंड इसमें जल के राख हो जाते हैं आपका पृथ्वी पर आते जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि
जो उल्का पिंड होते हैं कहाँ किस मंडल में आकर जल के ध्वस्त हो जाते हैं, तो यही मध्य मंडल में जल के ध्वस्त हो जाते हैं। तो चलिए अगले नेक्स्ट अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया? 11 मई 1972, 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980। ठीक, तो ये कब पारित किया गया था? जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, तो देखो इसकी बात कर रहा है आपका, तो इसका बात करके आपका 11 दिसंबर 2002 को ये पारित किया गया था। बाकी 1972 में क्या वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम पारित किया गया था ना, इस पर ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है? तो देखिए अब क्या है कि पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है, यानी पर्यावरण के हित में हो वैसी खेती कौन सी है? तो आपका शिफ्टिंग खेती है, जैविक खेती है, अधिक उपज वाली किस्म की खेती है, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, यानी क्या हो सकता है? तो सबसे पहले देखिए शिफ्टिंग खेती क्या है। शिफ्टिंग खेती मतलब इसको बोलते हैं झूम खेती। ठीक है, आपका झूम खेती। इसमें क्या क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पहले जंगलों को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, खाली स्थान बनाया जाता है, उस खाली स्थान में खेती की जाती है, फिर उसको आग लगा के जला दिया जाता है, फिर अलग जगह जाते हैं लोग, फिर वहाँ पेड़ों को काटते हैं, फिर खेती करते हैं। नहीं, इस प्रकार की खेती झूम खेती कहलाती है। तो इसमें तो पेड़ों को काटा जा रहा है, तो यानी ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, जैविक खेती क्या है कि इसमें क्या है कि गोबर खाद का प्रयोग करना। ठीक है, आपका गोबर खाद का प्रयोग करना, ढैंचा लगाना। ठीक, यानी कि रासायनिक चीज़ों का कम से कम प्रयोग करना, बिल्कुल न के बराबर। ठीक है, बाकी जो जैविक है, जो पृथ्वी मिट्टी के लिए अच्छे हो सके खाद, उनको प्रयोग करना। तो अब देखिए जहाँ पे हमारा बात आ जाएगा कि रासायनिक चीज़ों का कम से कम प्रयोग करना, जैविक चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना, तो पर्यावरण संरक्षण के आपके नियम में आ जाएगा। ठीक, यानी ये आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अधिक उपज की बात कर रहा है, तो अधिक उपज तो खेती की बात कर रहा है कि अधिक पैदावार होगा, तो पैदावार से कोई मतलब नहीं है। ग्लास हाउस पौधे लगाना तो हो सकता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, लेकिन कृषि की बात कर रहा है, इसमें तो पौधे लगाने के लिए बात हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नहीं, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? जैविक खेती हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि अम्लीय वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। यानी जो अम्लीय वर्षा, जो पहली बारिश होती है, उसमें किससे संबंधित है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि इसमें बात कर रहा है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो अम्लीय वर्षा होता है उसमें क्या होता है आपका H2SO4 होता है। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? 4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो वायुमंडल में आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, आपका जो NO2, ठीक, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो आपका उसमें मिलता है, फिर जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है? H2O, यानी जल होता है। ठीक, तो उससे मिलकर क्या बना लेता है? उससे जल से मिलकर आपका H2SO4 बना लेता है, फिर HNO3, यानी कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। तो हमारे जो इसमें अम्लीय वर्षा में इसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक, इसकी भी होती है लेकिन कम होती है, इसकी ज़्यादा। ठीक, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो बस दोस्तों इतना ही, आज हमारे 15 क्वेश्चन पूरे हुए, और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही MCQ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों का तैयारी बेहतर करवा सकूँ और आप लोग अच्छे स्कोर कर सकें यूपी टेट में। आप लोगों को पुनः धन्यवाद।